हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बाकी के बच्चों के क्वेश्चंस को पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ। हमारे पास ऑप्शन है क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, ओनली फिजिकल चेंजेस इन बॉडी साइज एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म दी गई हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ग्रोथ का मतलब होता है कि वो चेंजेस जिन्हें हम डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की हाइट बढ़ रही है तो हम उसे मेज़र कर सकते हैं कि कितनी हाइट बढ़ी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर डेवलपमेंट में जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप के चेंजेस आते हैं जिन्हें हम मेज़र भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की समझ बढ़ गई कि पिछले कल से बच्चे ने कुछ नया सीख लिया, तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ चीज़ें सीखता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को मेज़र कर पाएँ। तो इसलिए वो वाले चेंजेस जो आते हैं वो डेवलपमेंट में आते हैं। ग्रोथ जो है हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट का ये एक पार्ट है। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, Dash refers to the complex forces of the physical and social world that influence a child's experience during the course of her development। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि जो फिज़िकल और सोशल वर्ल्ड होता है में जो फोर्सेस होती है वो जो है चाइल्ड के एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? नेचर, हेरिडिटी, नर्चर या क्रोमोसोम। नेचर का मतलब होता है कि हेरिडिटी और नेचर एक ही बात है कि जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू मिलती हैं, जीन्स के थ्रू, उन चीज़ों को हेरिडिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी आइज़ का कलर कैसे होगा या हमारे बालों का कलर जो होता है वो हमारी हेरिडिटी के बेसिस पर डिसाइड होता है। और जो नर्चर होता है, जैसा इन्वायरमेंट हमें मिलता है, हम जहाँ पे जन्म लेते हैं वहाँ के आसपास का जो भी इन्वायरमेंट होता है, जिस तरह की एजुकेशन मिलती है, उस सबको नर्चर बोलते हैं। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी मतलब सबसे पहली और मुख्य कौन सी होती हैं? वो होती हैं स्कूल। ऑप्शन है स्कूल एंड नेबरहुड, फैमिली एंड मीडिया, नेबरहुड एंड टीचर्स, फैमिली एंड नेबरहुड। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा फैमिली एंड नेबरहुड। क्योंकि सबसे पहले हम जब जन्म लेते हैं तो फैमिली और नेबरहुड के ही कॉन्टैक्ट में आते हैं, इसलिए ज़्यादातर और हम अपना टाइम जो है वो फैमिली और नेबरहुड में बिताते हैं। इसलिए जो हमारी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होती है वो फैमिली एंड नेबरहुड होती है। नेक्स्ट है, कमल रीजन्स दैट ही विल गिव अ क्रेयॉन टू तनु इफ सी ऑल्सो गिव्स हर वन सो दैट इट इज़ एन इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट इज़ कमल एट। तो कमल बोलता है कि वो क्रेयॉन तनु को तभी देगा अगर वो भी उसे एक देगी। तो इसलिए लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कौन सी स्टेज पर है ये हमें बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन या सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इसी स्टेज को टिट फॉर टैट वाली स्टेज भी बोलते हैं। इसमें जो है वो बच्चा इस तरह से सोचता है कि मैं उसके लिए तभी काम करूँगा अगर वो भी मेरे लिए कुछ करे, मतलब एक बदले में भी वो वही एक्सपेक्ट करते हैं जो उन्होंने किया है। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, In which stage of cognitive development do children begin to build on each other's play ideas, strengthen the understanding that symbols represent objects but lack conservation skill? मेनली हमसे पूछा है कि बच्चे में ये तो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ऑब्जेक्ट्स को सिंबल में कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं तो हम उसके लिए सिंबल लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स का 10 या फिर कोई और रोमन सिंबल्स में लिख रहे हैं, वो तो बच्चों को आ जाता है, पर उसमें कंजर्वेशन स्किल नहीं है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को मैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रही हूँ
तो भी वो चीज़ की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। ये समझ पाना जो होता है वो कंजर्वेशन स्किल में आता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है सेंसरी मोटर, ये तो जन्म से लेके 2 साल की एज होती है 0 to 2, इसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल जो होती है वो 4th स्टेज होती है पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसमें तो बच्चे में आ जाती है कंजर्वेशन स्किल, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड होता है प्री ऑपरेशनल। ऑपरेशन वर्ड का मतलब होता है कि लॉजिक, बच्चे में अभी लॉजिक नहीं आया होता है, तो ये ही हमारा राइट आंसर होगा कि इसमें बच्चे के पास जो होती है वो कंजर्वेशन स्किल नहीं आती है, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। कंक्रीट ऑपरेशनल भी है ऑप्शन, कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चे के पास कंजर्वेशन स्किल आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है A 6-year-old child reasons that a taller glass has more water than a shorter and wider container, even though the liquid has been poured from the container to the glass in front of her eyes. According to Jean Piaget, this kind of reasoning by the child is due to child's inability to. एक जो 6 साल का बच्चा है उसे लगता है कि अगर बड़े गिलास में से छोटे गिलास या चौड़े गिलास में पानी डाल दिया उसी की आंखों के सामने, तो उसे फिर भी लग रहा है कि जो गिलास लंबा है उसी में पानी ज़्यादा है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि वो बच्चा किस वजह से ऐसे कर रहा है, कि उसके वो क्या करने में असमर्थ है। फर्स्ट है कि सीरिएट, यानी कि सीरिएट का मतलब होता है कि सीरीज़ में लगाना ऑब्जेक्ट को, जैसे हम घटते या बढ़ते क्रम में लगाते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला है परफॉर्म हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, की चीज़ों को क्लासीफाई करना, जैसे कि अगर कोई राउंड ऑब्जेक्ट हैं तो उनको एक जगह रखना, या जो सर्कुलर या जो ट्रायंगुलर है उनको एक जगह रखना, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला है डिसेंटर। डिसेंटर का मतलब होता है कि जैसे एक होता है सेंट्रेशन, सेंट्रेशन का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो एक ही चीज़ पे केंद्रीकरण हो गया है, मतलब कि वो लंबाई को देख रहा है बच्चा तो बस वो लंबाई पे ही फोकस कर पा रहा है, वो ये इग्नोर कर देता है कि उसकी चौड़ाई भी है। जैसे इस क्वेश्चन में बच्चे ने ये तो देखा कि ये जो गिलास जो है ये लंबा है, पर उसने ये इग्नोर कर दिया कि दूसरा जो है वो गिलास वो चौड़ा भी तो है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा डिसेंटर। अगला है अप्लाई प्रेपोजिशनल लॉजिक, तो ये भी हमारा इसमें ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है चाइल्ड आई एम नॉट एबल टू फिक्स दिस पार्ट ऑफ द पजल, और टीचर बोलते हैं कि विच पीस शुड कम हेयर एज दीज आर द लेग्स ऑफ द कैट। चाइल्ड द पास, टीचर गुड, विच पीस लाइक अ पा, टीचर चाइल्ड दिस वन, विच फीचर ऑफ सोशल इंट्रैक्शन इज़ बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव इंट्रैक्शन। इसमें जो है वो चाइल्ड और टीचर की कन्वर्सेशन बताई गई है कि एक बच्चा है वो बोल रहा है कि मैं जो है ये फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, इस पजल को मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो टीचर उसको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा पीस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लेग्स हैं कैट की, और जो बच्चे ने फिर बोला कि द पाज यानी कि पंजे, तो टीचर ने उसको शाबाशी दी गुड कि कौन सा पीस लग रहा है यहाँ पे पंजे की तरह, तो चाइल्ड दिस वन। तो ये किस तरह की इंटरेक्शन है वो हमें बताना है। एक है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन जैसा तो हो नहीं रहा है कि बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा है, दूसरों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, उससे सीख रहा है। तो अगला होता है एक्सपोजिटरी टीचिंग, एक्सपोजिटरी भी नहीं है यहाँ पे। अगला है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ का हिंट देना, मतलब खुद पूरी तरह से सॉल्व नहीं करते हैं, बस हिंट देते हैं। तो इसमें भी वही हो रहा है कि टीचर ने बच्चे को हिंट दिया कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये लेग्स हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चे को हिंट दिया टीचर ने, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बेस्ड ऑन पियाजेटियन प्रिंसिपल चिल्ड्रन लर्न। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो कि पियाजे के प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, वो उसमें बच्चा कैसे सीखता है, तो इसमें हमारे ऑप्शन है कि बाय इमिटेटिंग अडल्ट्स। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है उसमें इमिटेशन का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। थ्रू एक्सप्लेनेशन गिवन बाय अडल्ट्स, एक्सप्लेनेशन से भी नहीं। बाय स्ट्राइविंग फॉर रिवार्ड्स, रिवार्ड्स वाले तो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। अगला है थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी, जी हाँ ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है उसमें ये माना जाता है कि बच्चा, ऐसा नहीं कि बच्चा सीख नहीं सकता है, बच्चा जो है उसको एक्टिविटी करने को दो, उसमें क्षमता है कि वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। इसलिए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, टीचर शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू एग्जाम्पल विच डिपिक्ट वुमेन एज नर्सेज एंड टीचर एंड मैन एज डॉक्टर एंड पायलट एज दिस लीड्स टू, मतलब कि टीचर को ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए जो कि वुमेन को सिर्फ नर्सेज ही दिखा रहे हैं, या फिर टीचर और जो वुमेन को नर्सेज और टीचर दिखा रहे हैं और मैन को जो है वो डॉक्टर और पायलट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये किसको बढ़ावा दे सकता है। फर्स्ट है जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ावा देगा, ये तो गलत हो जाएगा। अगला है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, अगला है जेंडर स्टीरियोटाइप, फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो अगर टीचर ऐसे एग्जांपल देगा कि जिसमें जो है वो वुमेन जो है वो सिर्फ नर्सेज ही होंगी या फिर जो अध्यापिकाएँ ही होंगी, पर मैन नहीं डॉक्टर और पायलट होंगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो भी तो पायलट बन सकती हैं। इसलिए जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देता है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि रूढ़िवादी अवधारणाओं को बढ़ावा देता है कि ऐसा चला आ रहा है तो ये ऐसे ही होगा। तो इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, हरजोत गेट्स वेरी अपसेट व्हेन सी डज नॉट रिसीव्स अ स्टार ऑन हर असाइनमेंट, सी गेट्स डिफेंसिव एट एनी क्रिटिकल रिमार्क्स ऑन हर वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक अप्रोच वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन दिस केस। तो एक लड़की है हरजोत, वो जो है वो बड़ी दुखी हो जाती है अगर उसे असाइनमेंट पे स्टार ना मिले तो, और वो उसे बहुत बुरा लगता है अगर उसे कोई क्रिटिकल रिमार्क मिले उसकी असाइनमेंट पे, तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है गिविंग हर लोड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड अलाउइंग हर टू रिवाइज हर वर्क, तो उसे बहुत सारे जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने चाहिए। अगला है मेकिंग श्योर दैट सी गेट्स अ स्टार ऑन एवरी असाइनमेंट टू नॉट मेक हर अपसेट, कि वो अपसेट ना हो, इसके लिए हमें उसे हर बार ही स्टार देना चाहिए टीचर को। तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अगला है मेकिंग श्योर दैट सी डज नॉट गेट अ स्टार और एनी अदर रिवार्ड ऑन एनी असाइनमेंट सो दैट सी बिकम यूज टू इट, कि ऐसा करना चाहिए कि उसे कभी स्टार ही ना दें या कोई रिवॉर्ड ही ना दे, ताकि उसे ये आदत लग जाए कि कुछ नहीं मिलता है। अगला है नॉट गिविंग हर एनी काइंड ऑफ फीडबैक, तो उसे कोई भी फीडबैक नहीं देनी चाहिए। तो इसमें हमारा जो है मोस्ट इफ़ेक्टिव क्या होगा, वो होगा कि गिविंग हर लोड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड अलाउइंग हर टू रिवाइज हर वर्क। अगर जो है वो उसका काम अगर कहीं पे गलती है तो उसे हमें जो है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देनी चाहिए कि हाँ आप इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, और उसे रिवाइज करने को बोलना चाहिए। इसलिए इसमें जो हमारा सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 33, हाउ कैन अ टीचर फोस्टर क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब कि जो टीचर है वो क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे बढ़ावा दे सकता है। हमारे पास ऑप्शन है बाय कीपिंग कॉन्स्टेंट सर्विलियंस ऑन लर्नर्स, अगला है बाय एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस दैन परफेक्शन फ्रॉम एवरी लर्नर, by providing learners opportunities in different ways, by selecting very difficult activities for learners and providing them rigid directions to flow। तो कैसे कर सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग को। तो इसमें जो हमारा सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए बच्चों को अलग अलग तरीके से, ताकि वो डिफरेंट तरीके से सोच पाएँ। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें उनसे जो है वो परफेक्शन ही, सब बच्चों से परफेक्शन ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए ताकि हर कोई परफेक्ट बने। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और वेरी डिफ़िकल्ट भी नहीं होनी चाहिए एक्टिविटीज़। तो इसलिए हमारा जो सबसे राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर 3।